हाँ, लो आपने बुलाया और हम फिर चले आए। नहीं सर, हमने नहीं बुलाया, आप शायद रास्ता भूल गए। अबे नाले को बकवास मत करो, मैं सही जगह पे आया हूँ, है ना। ओके, चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। हमारा प्रीवियस जो पर्टिकुलर लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया, जहाँ पे हम लोग रुके थे, मैं हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, सर नाम थोड़ा सा याद दिला दो। अरे हाँ, बोला, यस यस यस, मैं भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ये चैप्टर नंबर 2 है। सर आप यस की बात कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड, है ना। चलो, नसीब मेरे, तुम्हें ये तो पता चल रहा है मैं ईआईएस से बात कर रहा हूँ। हाँ, चैप्टर नंबर 2 ईआईएस बेस्ड है। इसी में हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन के आगे 3 लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की थी। एक तो अकाउंटेंट था, एक तो ऑडिटर था, और तीसरा पर्सन था हमारा बिजनेसमैन। इसी में आगे गए थे इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। लेकिन आईसीआई ने कहा बेटा ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ना, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करो। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैठे हैं। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम। उसके बाद गए थे व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस, एंड उसके बाद अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप अकाउंटिंग के लिए जाओगे तो पहले ये समझ लो कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, एक तो मास्टर डेटा होता है और एक नॉन मास्टर। सर मास्टर में और 4 टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, PAI, ऐसा हमारा निमोनिक था। P पे से पेरोल, A पे से अकाउंटिंग, I पे से इन्वेंट्री, S पे से स्टैट्यूटरी एंड E पे से एक्सेट्रा। डन, याद रखें। सर मास्टर डेटा क्या होता है? मास्टर डेटा वो है जो नॉन मास्टर नहीं है। अबे नहीं 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 नहीं, राना सही कह रहा ना, मास्टर डेटा वो है जो नॉन मास्टर नहीं है, नॉन मास्टर वो है जो मास्टर डेटा नहीं है। अरे घुमाओ मत मेरे को। मास्टर डेटा ये रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर होता है, जबकि नॉन मास्टर डेटा ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब मैं और नहीं जाने वाला ना, आई होप सो। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल था भी नहीं, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। आगे में रोमन में 2 आएगा, वाउचर टाइप। मिला क्या? सब बीच में बहुत कुछ दिया है, तो वो आपके एंड पे मैं एज अ होमवर्क दे चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। मैं सिर्फ की कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए आपके लिए रिलेवेंट है। अब बात करते हैं वाउचर टाइप्स। मिला क्या तुम्हें, है ना। अब सुनो, जिन्होंने टैली को एक्चुअल में ऑपरेट किया होगा उनको ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पता होंगे। सर मैंने तो कभी टैली देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम ही अभी अभी सुन रहा हूँ। अरे वेरी गुड नालायको, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट और भी ईजी गोइंग है ना। अच्छा सुनो, टैली में जब आप जाते हो तो वाउचर एंट्री के कॉन्सेप्ट है। तो जब आप वाउचर एंट्री के लिए जाओगे तो वहाँ पे साइड में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे F5, F7 कॉन्ट्रा एंट्रीज पास करना है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल का एंट्री पास करना है, तो कॉन्ट्रा सिलेक्ट करते हैं। तो एंड परचेस का करना है तो परचेस का F6 होता है आई थिंक। सेल का उसी तरीके से F7 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट है। सर ये F6 F7 ये क्या है? ये फंक्शन की है, शॉर्टकट कीज है। ओके, तो ये सब भूल जाओ। फंडा सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि यूजुअली जब आप टैली में जाओगे तो कौन कौन से वाउचर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वाउचर टाइप्स। ओके, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना, काहे टेंशन ले रहा। मैंने अभी समझाना शुरू भी नहीं किया बेटा। जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, जैसे से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। यस, क्वाइट ऑब्वियस है। अगर ये लेवल तक के पहुँचे हो तो ये चीज़ तो है आपके पास। ओके गुड, फोकस करना। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, हाय सर मौसम बहुत सुहाना, मौसम की बात ना करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके देखो, फोकस करो। वाउचर टाइप मैं हूँ फिलहाल आपके हिसाब से पेज नंबर, बताओगे पेज नंबर? यस चलो ठीक है, बता देता हूँ। आप जा रहे हो अभी फिलहाल पेज नंबर कुठे रे बाबा, कुठे 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 वाउचर टाइप ये है पेज नंबर 2.9। मिला तुम्हें? ओके चलो वहां चले जाओ। पेज नंबर 2.9, वहां पे दिया आपको वाउचर टाइप। यस, एंड वहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइन करो। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। देयर मे बी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ब्रैकेट कंप्लीट। सो वाउचर इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, क्वाइट ऑब्वियस है। जब बीइंग एन अकाउंटेंट, ओके, कोई पर्सन को अगर अकाउंटिंग एंट्री पास करने तो पहले वाउचर उसके पास आता है, वो वाउचर को देख के ही बंदा टैली में एंट्री पास ऑन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक के ब्रैकेट कंप्लीट करना। इसी पैरा में लास्ट लाइन, जनरली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अब कौन कौन से वाउचर्स
रियल लाइफ में यूज में आते हैं वो यहाँ पे दिया है। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या? बॉयज का हमेशा एक ही एंगल रहता है, इनका सिर्फ एक ही रहता है कि सर एग्जाम अगर रिलेवेंट है तो पढ़ते हैं, नहीं तो आगे बढ़ो, है ना। ए भाई रिलेवेंट है एंड डेफिनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट तुम्हें भी पता होना चाहिए। सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? माइट भी एक एक मार्क के लिए तुम्हें कोई भी 4 से 5 कॉन्सेप्ट ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, चेकआउट, है ना। नंबर 1 कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, अरे टीवी वीडियो गेम वाला कॉन्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ढोक लो, मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्रीज, जिसमें कैश इन एंड आउट का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, बैंक्स एंड कैश। चलो देखो अकाउंटिंग, देखो सुनो, पहला 1 मिनट अब ध्यान से सुनो, वो नीचे में एक टेबल दिया है, दिख रहे है तुम्हें? उसमें पहला कॉलम दिया सीरियल नंबर, सेकंड में वाउचर टाइप नेम दिया है, मतलब कौन से टाइप की एंट्री तुम्हें पास करना है, ठीक है। साइड में मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल कट करके लिख दो वहाँ पे सॉफ्टवेयर, ओके। अरे मैं बोल रहा हूँ साइड में ये नीचे में टेबल जो दिया है ना, वहाँ पे लिखा होगा तीसरे कॉलम में मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को कट करके लिखो सॉफ्टवेयर, मतलब अगर ये एंट्री पास करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। एंड साइड में यहाँ पे यूज क्या क्या है, ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट, जैसे मैं कौन सा पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला इनका कहना है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब टैली, ओके। अब यहाँ पे उसके यूज क्या है? फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एज अंडर। अब इनका बोलना है कि टोटल 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप कॉन्ट्रा एंट्री यूज कर सकते हो। पहला कैश डिपॉजिट इन बैंक, हाय कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये सेकंड होगा। आगे के 2 कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड चौथा फंड ट्रांसफर फ्रॉम आवर वन बैंक अकाउंट टू आवर ओन अनदर बैंक अकाउंट। समझ में आता है? तो इसका मतलब इनका कहना है कि कॉन्ट्रा में आप ये 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन यूजुअली रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके, क्लियर है। और आगे बढ़ो, सेकंड कौन सा एंट्री होता है? देखो रियल लाइफ में भी देखोगे तो ये ट्रांजेक्शन यूजुअली हर कोई करता है परफॉर्म, कैश डिपॉजिट करोगे या विड्रॉल करोगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री में आएगा, ओके। नंबर 2 पेमेंट के ट्रांजेक्शंस होते हैं क्या? हाँ होते हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे। एंड साइड में इसका फंक्शन क्या है? अबे ढूक लो, पेमेंट का फंक्शन यूज करोगे तो इसमें कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे? लिखा है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट whenever the money is going out of business by any mode, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको पेमेंट रिलेटेड एंट्री पास करना है जिसमें कैश आउटफ्लो है तो पेमेंट वाला फंक्शन यूज करो। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही मिलेगा। पेमेंट हो गया, उसके बाद रिसिप्ट, ऊपर देखो रिसिप्ट में क्या होगा? यस क्वाइट ऑब्वियसली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें जितना भी इनकमिंग कैश होगा वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, मैं 1-to-1 बेसिस पे नहीं जा रहा, जो आपके लिए नए हैं बस वही कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाला हूँ। तो देखो पहला कॉन्ट्रा हो गया, नंबर 2 पेमेंट हो गया, तीसरा रिसिप्ट हो गया, चौथा जर्नल एंट्री। बोलो जर्नल एंट्री जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ओके। देखो इसमें क्या लिखा है? It is used for recording of all non-cash or bank transaction. Example, depreciation entry. पता है या नहीं पता है? वेरी गुड, है ना। डेप्रिसिएशन एंट्री अगर पास करना है, कोई प्रोविजन क्रिएट करना है तो आप जर्नल ये फंक्शन यूज करोगे। टैली में जर्नल फंक्शन F7 फंक्शन यूज करने के लिए काम में आता है। F7 फंक्शन से आप जर्नल एंट्री पास ऑन कर सकते हो। सो ये क्या है? ये F7 ये फंक्शन है, जिनको टैली समझ में आता है दे नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो, सेल्स, वही सेल्स, जहाँ पे सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन पास करना है, सेल्स वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हो। सेल्स की बात हो रही है तो नीचे परचेज भी डेफिनेटली होगा, है क्या परचेज? हाँ है ना। इसके नीचे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। सुनो, क्रेडिट नोट इन अकाउंटिंग टर्म्स, सुनो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे क्रेडिट नोट पास करने के लिए फॉर मेकिंग चेंज और करेक्शन इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेल परचेज ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है, मान के चलो मैंने आज सेल इनवॉइस क्रिएट कर दिया था, बाद में मुझे पता चला कि सेल्स में जो मैंने चार्जेस लगाए थे वो कम ज़्यादा करने हैं, तो क्या वो सेल इनवॉइस में खोड़ताड़ करूँगी क्या? नहीं, तो उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन है क्रेडिट नोट, ओके। डेबिट नोट कब यूज करना है? इट इज यूज फॉर मेकिंग चेंजेस और करेक्शन इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेल परचेज ट्रांजेक्शन। अगर सुनो, जो साइंस फैकल्टी से है या साइंस स्ट्रीम से उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ध्यान से। तो उन्होंने बात की है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में भी उन्होंने बात की है कि अगर आपको कोई करेक्शन करना है रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज तो आप यहाँ पे डेबिट नोट यूज कर सकते हो। सेम वे से क्रेडिट नोट में भी सेम सेंटेंस मारा है, ओके। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है, कोई चेंजेस करना है
विथ रिगार्ड टू सेल्स एंड परचेज, तो आप वहाँ पे डेबिट नोट यूज़ कर सकते हो, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इट मीन्स मेरा कहने का फंडा सिर्फ इतना ही है कि लाइफ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये दोनों भी सेल्स एंड परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि सर मुझे सेल्स में कुछ चेंजेस करना है तो सिर्फ क्रेडिट नोट यूज़ करो या डेबिट नोट ही यूज़ होगा, अगर मुझे परचेज में कोई एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए क्रेडिट नोट ही यूज़ होगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। इनफैक्ट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये सेल्स एंड परचेज में एडजस्टमेंट के लिए दोनों भी काम में आते हैं। सर फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब मैंने डेबिट नोट यूज़ करना है, कब मैंने क्रेडिट नोट? डिपेंड्स कि आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो नीरज सर आपके पास है, ये मेरा एरिया नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ो, ठीक है। परचेस ऑर्डर, ऊपर देखो मैं तुम्हें पढ़ा क्या रहा हूँ, ये मैं तुम्हें वाउचर टाइप्स पढ़ा रहा हूँ कि जब आप टैली में जाओगे अकाउंटिंग के लिए तो ये सारे वाउचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, इसमें से कोई भी वाउचर से लेकर के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके अगला परचेस ऑर्डर। अब सुनो, अब सुनना, परचेस ऑर्डर को पास करने के लिए उसने मॉड्यूल देखो कौन सा यूज किया, सॉफ्टवेयर है ना, उसने यूज किया वहां पे इन्वेंट्री। यस 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 मैं वही कह रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे इन्वेंट्री की बात होती है, मतलब सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है। अभी तक के जो ट्रांजेक्शन थे वो पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ रहा था, लेकिन जब इन्वेंट्री की बात आ रही है या आगे जो भी ट्रांजेक्शन में मैं बात करूंगा तो उसमें सॉफ्टवेयर चेंज होगा। इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर अलग होता है ना, हमेशा याद रखना। अगर आप होंडा शोरूम में गए होंगे, अगर गए हो या कभी गए इन केस जाते हो तो वहाँ पे नीचे सर्विस सेंटर है, तो सर्विस सेंटर में जो उनका सॉफ्टवेयर है वो अलग है, उसे हम लोग कहते हैं DMS, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। DMS ये सॉफ्टवेयर अलग है, इसमें इन्वेंट्री रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि कौन सा इन्वेंट्री आज के तारीख में कितना अवेलेबल है, इसमें इन कब हुआ था, आउट कब हुआ था, गुड्स कब सेल आउट हुए थे, एज ऑन डेट इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है एंड कौन से लोकेशन पे, ये भी वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब इन्वेंट्री रिलेटेड सॉफ्टवेयर अलग मेंटेन होता है, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, फोकस करना। परचेस ऑर्डर अगर आपको पास करना है तो वहाँ पे कहाँ जाओगे आप जाओगे इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ परचेस ऑर्डर रेज्ड ऑन अ वेंडर। ओके परचेस ऑर्डर होता है, वैसे सेल्स ऑर्डर भी रिसीव होंगे, उसकी तरह स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, मेमोरेंडम, अटेंडेंस एंड पेरोल। ओके ये सारे कॉन्सेप्ट आप डिटेल में पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना है वाला, या ये 1-to-1 बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता, ठीक है, क्लियर है। तो आपके लिए इसमें नया कौन सा है, देखो परचेस ऑर्डर समझ में आता है, सेल्स ऑर्डर समझ में आता है, सेल्स ऑर्डर आपको रिसीव होगा। इसके बाद स्टॉक जर्नल, यस क्वाइट ऑब्वियस, स्टॉक रिलेटेड कोई भी एंट्री पास करना है, जैसे ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर होता है ना, ब्रांच टू ब्रांच। अबे ब्रांच ट्रांसफर सुना है या नहीं सुना है, अकाउंट्स में सुना होगा ना। अगर मान के चलो महाराष्ट्र में मेरा एक ब्रांच है और एक यूपी में मेरा एक ब्रांच है, तो ये 2 यूनिट में जब मुझे स्टॉक ट्रांसफर करना होता है तो ये स्टॉक जर्नल में जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखो उसमें लिखा है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। फिजिकल स्टॉक यहाँ पे फॉर मेकिंग करेक्शन इन स्टॉक आफ्टर फिजिकल काउंटिंग, तो आप फिजिकल स्टॉक में जाओगे। डिलीवरी नोट, ये आपको पता है जब गुड्स डिलीवर्ड होता है तो डिलीवरी नोट बनेगा। रिसीट नोट कब होगा, जब गुड्स आप रिसीव करोगे तो रिसीट नोट बनता है। एंड इसके बाद मेमोरेंडम, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का डिक्शनरी मीनिंग होता है रॉ या रफ, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या दिया है, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच विल बी इन द सिस्टम बट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसे। हाँ अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कशन के लिए अच्छा है ना। मेमोरेंडम एंट्री इसे कहते हैं, है ना, मेमोरेंडम एंट्री। अब सुनो, जब टैली फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, नया नया था, है ना, तो यहाँ पे इसमें इन्होंने एक फंक्शन दिया था मेमोरेंडम एंट्री पास करने का। तो यूजुअली क्या था, जब टैली नया नया लॉन्च हुआ था तो क्वाइट ऑफिस से इनकम टैक्स ऑफिसर्स को इसका डिटेल में नॉलेज नहीं था कि पर्टिकुलर टैली में एंट्रीज किस तरीके से चेकआउट होती है या किस तरीके से हमें टैकल करना है या डील करना होता है, ठीक है। तो इसमें एक मेमोरेंडम एंट्री का एक कॉन्सेप्ट था। इसमें फंडा ये है कि मेमोरेंडम एंट्री में आप एंट्री पास कर सकते हो, आपको एंट्री वो दिखेगा भी, लेकिन उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहीं नहीं जाता। फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स में मान के चलो कोई एक बोगस एक्सपेंस मार दिया या कुछ कोई एक एंट्री पास करी, फॉर एग्जांपल सेल्स रिलेटेड, है ना, तो सेल्स मैंने 2 लाख की एंट्री पास कर दी, तो आप जब एंट्री चेक करने जाओगे तो वो पर्टिकुलर एंट्री आपको दिखती है, एंट्री दिख रही है कि 2 लाख की एक एंट्री पास किया है ना, लेकिन
वो 2 लाख के एंट्री का पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहीं पे भी इफेक्ट नहीं जाता। द रीजन बीइंग वो एंट्री मैंने मेमोरेंडम एंट्री के अंडर में पास किया है। तो मेमोरेंडम एंट्री का सबसे बड़ा फंक्शन या एडवांटेज ये है कि ये एंट्री आपको दिखता है लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं जाता था। एट दैट टाइम ऐसा था कि शुरुआत में जब टैली लॉन्च हुआ था तो बहुत से लोगों ने ये फंक्शन यूज़ करके बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में झोल किया था। अब जब इनकम टैक्स ऑफिसर आता है तो उसको दिखता है कि हाँ ये एंट्री तो है, लेकिन अगर ये मेमोरेंडम एंट्री के हेड में पास किया होगा तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं जाता। तो इस तरीके से यूजुअली लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बहुत आगे तक के मैनिपुलेट किया, लेकिन आज की तारीख में ये फंक्शन सभी को पता है तो क्वाइट ऑब्वियसली इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरेंडम, ये नया कॉन्सेप्ट। इसके नीचे एक अटेंडेंस करके है, तो अटेंडेंस में फिर से देखो आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जहाँ पे रॉकेट नाम का निमोनिक दिया था। तो वहाँ पे ये था कि एम्प्लॉय रिलेटेड सॉफ्टवेयर अलग होता है, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं पेरोल सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे भी बात यही हो रही है कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस चेक करना है तो पेरोल सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। अगर उसका सैलरी कैलकुलेशन निकालना है तो भी आपको पेरोल में ही जाना पड़ेगा। ओके, पेरोल इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें एम्प्लॉयज़ रिलेटेड डेटा फीड होगा। सर इन शॉर्ट ये जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े इसको अगर मैं समराइज करूँ तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक में जिसमें डेली ट्रांजेक्शन पास ऑन करते हो, नंबर 2 जिसमें एक वो सॉफ्टवेयर जिसमें इन्वेंट्री का पूरा डिटेल मेंटेन होता है, और एक वो होता है जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड सारा डिटेल मेंटेन होता है। तो इन ऑल 3 सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज में आता है। पहला कौन सा आता है आपका अकाउंटिंग, नंबर 2 इन्वेंट्री, एंड तीसरा आपका पेरोल। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलेगा। सो ये लर्न करना है कि नहीं, लर्न करने ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। सिर्फ ऐसा है कि एग्जाम में अभी तक के क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, लेकिन आने के चांसेस है 1-1 मार्क के लिए 4 बेसिक कॉन्सेप्ट ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ के रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब यूज में आएगा और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो डन। ओए ऊपर देखो, नींद आ रही है? हाँ, नींद का कोई सवाल ही नहीं है, पानी पीते रहो एंड यस साइड में पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न कुछ भी लेके बैठे रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ऐसा रखो कि बस मेरे वीडियो को आप एंजॉय करो एंड एंजॉय करते करते पढ़ते रहो। चलो ओके बन। हाँ, तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया वो था पहला व्हाट डू मीन द सिस्टम, नंबर 2 व्हाट डू मीन द प्रोसेस। इसके आगे गए थे तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, एंड यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाउचर्स। ओके, तो ये 3 कॉन्सेप्ट बैक टू बैक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और है, वो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ सो दैट ये सेशन वहीं पे रुका दूंगा। ठीक है, चलो आगे। तीसरा रोमन 3, यस, वहाँ पे आ रहा है वाउचर नंबर। ओए, वाउचर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ में हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपको लगता नहीं कि आप हर जगह पे यही बोलते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी जहाँ इंपॉर्टेंट है वो है, डेफिनेटली है ना। ओके चलो, वाउचर नंबर ऊपर देखो, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है कि वाउचर नंबर कैसा होना चाहिए। वाउचर नंबर एग्जैक्टली होता क्या है? कभी कोई बिल लिया है क्या? अरे शॉपिंग करने जाते हो, जब भी शॉपिंग करते हो तो क्वाइट ऑब्वियसली सामने वाला एक इनवॉइस आपको देता है, तो इनवॉइस के ऊपर एक इनवॉइस नंबर होता है। क्लियर है यहाँ पे? यस, तो वो इनवॉइस नंबर से आप वो डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इनवॉइस आएगा तो क्वाइट ऑब्वियसली उसका नंबर भी अलग होगा। यस, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जितने भी इनवॉइसेस जनरेट होंगे एक दिन में, अगर टोटल 10 इनवॉइस जनरेट किए होंगे तो ये 10 के 10 जो इनवॉइसेस है ये सीक्वेंस में ही जनरेट होते हैं। तो इनका यहाँ पे कहना है कि जब भी आप कोई वाउचर नंबर पुटअप करोगे तो उसके रिलेशन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर देखो, एक तो वाउचर नंबर क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ ये वाउचर नंबर है, नंबर 1। नंबर 2, वाउचर नंबर ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए। 2, ये आइडेंटिकल होना चाहिए। व्हाट इज आइडेंटिकल मतलब जैसे कैश का सीरीज अलग होता है, कैश सेल्स का सीरीज अलग होगा, उसका वाउचर नंबर अलग होगा। जैसे कैश सेल्स होगा तो वो सी पे से होगा, एंड अगर वो क्रेडिट सेल होगा तो वो CR, जैसे कैश सेल हो गया तो मैंने लिख दिया C-001। इसके बाद और कोई कैश सेल होता है तो मैं करूँगा C-002। तो ये नंबर देख के मैं समझ जाऊंगा कि ये कैश वाउचर है। ओके क्लियर है?
लेकिन अगर क्रेडिट से लूंगा तो मैं क्या करूंगा CR001, CR मतलब क्रेडिट से, मतलब CR अगर ये नंबर मैंने देख लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि क्रेडिट सेल का इनवॉइस है, तो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस दिए, वो एक बार चेक कर लो सो दैट ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो वाउचर नंबर हो गया तुम लोग मेरे साथ। देखो वाउचर नंबर और a document number is a unique identity of any voucher or document. A voucher may be identified or searched using a unique voucher number. Let us understand some peculiarities about voucher number. अच्छा by the way, सर आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? द रीज़न बिंग, भाई तुम्हारी लाइफ तो इसी में ख़राब होने वाली है। आगे के 3 साल आपका तुम्हारा ये आर्टिकलशिप है ना, तो उसके शुरुआत में वाउचिंग करना है। ओके, वाउचिंग क्या होता है ये अभी किसी सीनियर से पूछ लेना कि वाउचिंग में एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो थोड़ा ध्यान से। ओके, ये गाइडलाइंस दिए, चलो नीचे बुलेट्स में दिए, कितने पॉइंट्स दिए ढूंढ लो, 5 गाइडलाइंस है। देखो वाउचर नंबर मस्ट बी यूनिक, कीवर्ड यस, यूनिक को डबल अंडरलाइन कर, मैंने पहले बताया था वाउचर नंबर यूनिक होने चाहिए। सेम रहेगा तो पता कैसे चलेगा? यस, द वाउचर नंबर यूनिक होने चाहिए। एवरी वाउचर टाइप शैल हैव अ सेपरेट नंबरिंग सीरीज। Every voucher type shall have a separate numbering series. For example, कैश सेल्स का सीरीज अलग चलेगा, क्रेडिट सेल का सीरीज अलग चलेगा, पेमेंट एक्सपेंस वाउचर का सीरीज अलग चलेगा। तो इस तरीके से, तो पहला वाउचर नंबर मस्ट बी यूनिक। नंबर 2, एवरी वाउचर टाइप शैल हैव अ सेपरेट नंबरिंग सीरीज। कितने हो गए? 2। तीसरा, वाउचर नंबर में हैव अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स और बोथ। प्रीफिक्स सफिक्स समझ में आता है क्या? हाँ, एग्जांपल दिया है वहाँ पे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कैश सेल है तो मैं पहले प्रीफिक्स लगा देता हूँ C-001। अगर क्रेडिट सेल है तो CR-001। तो ये क्या हो गया? ये प्रीफिक्स है। ओके, उसी तरीके से सफिक्स। ओके, तो सेकंड देखो, पहले में यूनिक हो गया। नंबर 2, सेपरेट नंबरिंग सीरीज होना चाहिए। तीसरा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। चौथा, ऑल वाउचर्स मस्ट बी नंबर्ड सीरियली। सीरियली समझ में आता है ना? वेरी गुड, है ना। एंड लास्ट वन, ऑल वाउचर्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक ही सीक्वेंस में रिकॉर्ड होना चाहिए। डन। ओके, तो कितने पॉइंट्स हो रहे हैं टोटल? कितने गाइडलाइंस दिए? 5। ओके, पहला यूनिक होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, प्रीफिक्स सफिक्स यूज कर सकते हो। चौथा था मस्ट बी नंबर्ड सीरियली। यस, क्वाइट ऑब्वियसली रैंडम नंबर्स आप नहीं दे सकते। एंड 5वां, इट शैल बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। डन, यहाँ तक है? ओके, चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवर एंड आउट हो रहा है। तो ऊपर देखो, तो मैं अकाउंटिंग रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। नंबर 1 पहला था आपका टाइप्स ऑफ डेटा, ये पहला था। टाइप्स ऑफ डेटा में मास्टर्स एंड नॉन मास्टर, एंड फिर मास्टर्स में वो पैसे वाला निमोनिक, है ना। उसके बाद आगे गया टाइप्स ऑफ वाउचर्स है, और आगे गया तो वहाँ पे था आपका टाइप्स ऑफ वाउचर, और इसके आगे था वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर कैसे होने चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हुआ। चौथा कॉन्सेप्ट, हाय सर आप कितना आगे लेके जाओगे, बस 5 मिनट फोकस करो, हो ही रहा है ना। चौथा, अकाउंटिंग फ्लो, सबसे 5 कॉन्सेप्ट, है ना। अकाउंटिंग फ्लो कैसे होता है? देखो, सबसे पहले शुरू होगा ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कोई भी चीज शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगा ना, ढूंढ लो। तो ये आपको बता रहा है कि ट्रांजेक्शन का यूजुअली फ्लो कैसे होता है ना। तो क्वाइट ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजेक्शन की शुरुआत, कोई भी कॉन्सेप्ट की शुरुआत पहले से सबसे पहले बेसिक ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन होगा तो उसकी वाउचर एंट्री होगी। दिख रहा है तुम्हें नीचे टेबल? देखो नीचे फ्लो चार्ट दिया है ना। तो पहले ट्रांजेक्शन होगा, फिर उसके बाद उसकी वाउचर एंट्री होगी, वाउचर एंट्री का पोस्टिंग होगा 3। चौथा होगा बैलेंसिंग होगा। बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में से 2 चीजें बनती है, हाय, एक P&L बैलेंस शीट और P&L, एंड नंबर 2 बैलेंस शीट। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन का फ्लो है। देखो, पहले ट्रांजेक्शन होगा, यस, इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए साइड में लिखा है ह्यूमंस, है ना। इसके बाद वाउचर क्रिएट होगा, ये भी कौन बना रहे हैं? ह्यूमंस ही बना रहे हैं, 2। इसके बाद इसका पोस्टिंग होगा, यस। इसके बाद बैलेंसिंग होगा, पोस्टिंग, इसके बाद बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस। ये तीनों भी चीज़ें आपका सिस्टम में परफॉर्म्ड होगा, एंड ट्रायल बैलेंस में से 2 चीज़ें बन के निकलती है, यस। नंबर 1 एक तो बैलेंस शीट, एंड नंबर 2 बैलेंस शीट, एंड नंबर 2 P&L। डन, सिंपल है। ओके, चलो, तो ये कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, अकाउंटिंग फ्लो। 5वां टाइप्स ऑफ लेजर, एंड इसके आगे जाओगे ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स। क्या होगा? साइंस फैकल्टी से जो लोग हैं वो मुझे जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाइप्स ऑफ लेजर, हाँ, टाइप्स ऑफ लेजर कौन कौन से होते हैं? रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, यस। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ लेजर आपने पढ़े, लेकिन
टैली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ना रियल या ना नॉमिनल होता है, ना पर्सनल अकाउंट ना पर्सनल अकाउंट होता है। टैली में यूजुअली इनको यही समझ में आता है अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंस एंड अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ लेजर में दो ही कैटेगरीज है, एक तो अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंस एंड अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है? यस, तो ये कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ लेजर। फोकस करो 2 मिनट बस। इन अकाउंटिंग वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर, नंबर 1 रियल, नंबर 2 पर्सनल एंड तीसरा नॉमिनल। लेकिन टैली में यूजुअली 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से? नंबर 1 यस, but as far as financial accounting system are concerned, ledgers may be classified in 2 types only. पहला ledgers having debit balance and number 2 ledgers having credit balance, bracket complete। बस इतना ही कॉन्सेप्ट डन। ओके, तो कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 5। हाय 5 कैसे हो गए? देखो, पहला था आपका टाइप्स ऑफ डेटा, नंबर 1, नंबर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर पढ़े, इसके बाद वाउचर नंबर पढ़ेगी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, चौथा था अकाउंटिंग फ्लो था, एंड पांचवा था आपका ये टाइप्स ऑफ लेजर। आगे ग्रुपिंग्स ऑफ लेजर है, मिला क्या तुम्हें? यस, आगे चले जाओ। ग्रुपिंग्स ऑफ लेजर क्या होता है? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एनी न्यू लेजर इट मस्ट बी प्लेस्ड अंडर अ पर्टिकुलर ग्रुप। देयर आर 4 बेसिक ग्रुप्स इन अकाउंटिंग। नंबर 1, ये देखो, जब भी आप टैली में अकाउंट क्रिएट करोगे ना, जब भी आप टैली में कोई मास्टर फाइल क्रिएट करोगे तो एट दैट टाइम वो आपसे पूछता है कि जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है ये इनकम हेड का है या एक्सपेंस का है। इनकम में वो बात अलग हो गई कि इनकम में और सब ग्रुप होते हैं कि इनकम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, फिर जो भी है। तो फंडा सिर्फ इतना ही है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे टैली में तो आपसे पूछेगा ये इनकम है या एक्सपेंस है या ये एसेट है या ये लाइबिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये 4 ग्रुप्स के ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये इसी की बात कर रहा है। सुनो, at the time of creation of any ledger it must be placed under particular group. There are 4 basic groups in accounting: income, expense, assets and liabilities. There may be any number of subgroups under these 4 basic groups, bracket complete। डन ओके, चलेगा। तो टोटल 6 कॉन्सेप्ट हम लोग बैक टू बैक कंप्लीट कर चुके हैं। ऊपर देखो, है ना, एक बार से मैं चैप्टर का फ्लो रिमाइंड करवा देता हूँ तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करूँगा, है ना। ऊपर देखो, हाँ, चैप्टर नंबर 2 बहुत पांचट है, बहुत, मतलब ओवरऑल 5 चैप्टर्स में से आप पूछोगे सबसे पांचट चैप्टर कौन सा है तो वो है चैप्टर नंबर 2। एंड बोनस है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो धपाल नाचो। कहाँ नाचोगे? मन के मन में, है ना। ओके फाइन, सुनो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 2, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर था। पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आ जाएंगे 3 लोगों के परसेप्शन हम लोगों ने चेक किए। पहला था आपका, एक तो अकाउंटेंट था, नंबर 2 ऑडिटर से, एंड तीसरा बिजनेसमैन था। इसी में आप आगे जाओगे तो वहाँ पे बात आ जाती है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। लेकिन ICAI चाहता है कि आप इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लो। तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया था व्हाट डू मीन बाय सिस्टम, उसके बाद गया था व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस, एंड इसके बाद अकाउंटिंग रिलेटेड या अकाउंटिंग सिस्टम रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो टोटल 6 कॉन्सेप्ट है। तो 6 कॉन्सेप्ट कौन से थे? पहला, टाइप्स ऑफ डेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, एक तो मास्टर्स और एक नॉन मास्टर्स। मास्टर्स में पैसा निमोनिक है हमारा। इससे आगे गए तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ वाउचर्स है। इसके बाद वाउचर नंबर कैसे होने चाहिए उसके रिलेशन में गाइडलाइन, जो एग्जाम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के आगे गए तो ट्रांजेक्शन फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कोई ट्रांजेक्शन से, फिर उसके वाउचर्स बनते हैं, उसके बाद पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग होता है, एंड बैलेंसिंग के बाद वहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में से 2 चीजें ड्रॉ आउट होता है, एक तो बैलेंस शीट होता है और P&L होता है। इसके अगर आप गए तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है, एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप थे, नहीं क्या था वो, हाय क्या था आगे, अरे अभी पढ़ाया ना मैंने, क्या था वो, हाय ग्रुपिंग ऑफ लेजर। हाँ, टाइप्स ऑफ लेजर थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेजर, एक जो अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंस एंड अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस। इसके आगे गए थे तो वहाँ पे ग्रुपिंग्स ऑफ लेजर थे। 4 ग्रुप्स होते हैं, लाइफ में याद रखना, एक तो इनकम और एक तो एक्सपेंस, या तो वो एसेट होगा या तो वो लाइबिलिटी होगा। ठीक है, क्लियर है, डन। यहाँ तक के, बस यहाँ तक के भर एक बार शांति से फिर से पढ़ लेना। एंड इसके आगे आई एम वेरी मच श्योर यहाँ तक के किसी को कोई क्वेरीज नहीं है, चाहे वो साइंस फैकल्टी से हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बेसिक है ना। आगे भी इतना ही बेसिक चलने वाला है, ठीक है। तो आगे का आ जाएगा टेक्निकल कॉन्सेप्ट, एक बड़ा सेडिंग दिया होगा, लेकिन वो टेक्निकल बोला है लेकिन टेक्निकल जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके, तो वो बाद में पढ़ा दूंगा।
फिलहाल आप यहाँ तक के फटाफट पढ़ के आ जाओ। इसके बाद अगले चैप्टर में यही सब चीज़ें, या अगले सेशन में हमें यही सब चीज़ें कवर अप करना है, ठीक है। sayonara एंड हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय द वेदर। थैंक यू।